नाट्य तरंग। आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की मूल कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण बेटों वाली विधवा। आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग। रेडियो नाट्य रूपांतरण विनोद शर्मा का है। निर्देशक हैं मुख्तार अहमद। माली अपने बाग को अपनी मेहनत से सींचता है कि बाग फले फूले, अच्छे फल पैदा हों। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ऐसा नहीं करता, बल्कि बाग दूसरों को भी अपने फल फूल, सुगंध और छाए से फायदा पहुंचाता है। इसी तरह गृहस्थ जीवन में जिम्मेदार पति पत्नी अपने खून पसीने, अपनी गाढ़ी कमाई और धर्म के उसूलों को साथ लेकर अपने परिवार की फुलवारी को सींचते हैं, परवान चढ़ाते हैं कि परिवार का हर व्यक्ति सुखी रहे, जिसका जो हक है उसे मिलता रहे और खुद उन्हें भी उनके थके हारे समय में आराम मिले। मगर जहां आपस में स्वार्थ पैदा हो जाता है तो फिर उस परिवार में सुख चैन नाम की चीज रह ही नहीं पाती। लो दादा, चिलम चिलम बहुत जोर की आ रही है। भाई भगवान आदमी को ऐसी ही मौत दे, न कोई बीमारी न कोई तकलीफ, आराम से चल बसे। अपने अपने कर्मों के फल हैं दादा। हाँ बेटा, कर्मों के फल तो हैं ही। अरे नहीं तो बुढ़ापे में 70 बीमारियां आ घेरे हैं आदमी को और किलस किलस कर जान निकले हैं। इसमें का शक है। और फिर पंडित जी तो सभी बातों में भाग्यवान थे। 4 बेटे हैं वंश चलाने के लिए, 1 लड़की है, और क्या चाहिए था उन्हें। धन दौलत भी काफी छोड़ गए हैं बच्चों के लिए। 1 मकान, 2 बागीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। और दादा 3 लड़के तो ब्याहे हुए हैं ना। हाँ। और सीतानाथ अभी पड़े हैं। हाँ, लड़की जरूर कुंवारी है। अरे तो क्या हुआ, इतना सब कुछ छोड़ गए हैं, वो भी ब्याही जाएगी। और भाई सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब बच्चे माँ के कहे में हैं। भगवान करे उनकी फुलवारी फलती फूलती रहे, हम तो यही कहें। हाँ दादा, बस उनकी फुलवारी फूलती फलती रहे। बड़ी भाग्यवान है फूलमती, नहीं तो पति के न रहने पर क्या क्या दुख सहने पड़ते हैं। अरे जिसके 4 बेटे हों, बहुएं दिन रात सेवा करती रहें, उसकी आज्ञा माने, उससे भला काहे का दुख। और फिर जैसे वो पहले घर की मालकिन थी वैसे ही आज भी है। उसकी इच्छा विरुद्ध कोई काम नहीं होता। अरे सारे सुमति के खेल हैं। तुलसीदास जी कह गए हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक। हाँ ये तो है ही, लेकिन भाग्य भी बिगड़े काम सुधारे है। हमारे यहाँ भगवान का दिया कुछ कम नहीं, लेकिन बुढ़ापे में पानी तक पूछने वाला कोई नहीं। मेरे धन ही की तो अभिलाषा नहीं होती आदमी को। फूलमती बच्चों का मुंह देखकर फूल तो सकती है अपने दुख को। बात भी ऐसी हुई। विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक वो बेहाल रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढारस हुआ। पंडित अयोध्यानाथ को मरे हुए 12 दिन बीत चुके हैं, आज 13 ही है। बिरादरी के लोग निमंत्रित हैं, ब्रह्मभोज की तैयारियां हो रही हैं। फूलमती अपने कमरे में बैठी देख रही है। हे भगवान, इन लोगों में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि इतने कम सामान में इतने सारे लोगों को पूरा पड़ सकेगा। जब पंगत में सब खाने बैठेंगे और कम पड़ेगा तो भागे भागे फिरेंगे, मगर इसमें उनका क्या बिगड़ेगा। मेरी बेइज्जती होगी और उनकी आत्मा को दुख होगा। पल्लेदार आटे की बोरियां लाकर रख रहे हैं, घी के टीन, साग भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के कूंडे चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गई हैं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन,
छाता, जूता, छड़ी, लालटेन आदि। किंतु फूलमती को कोई चीज ना दिखाई गई कि वो उन्हें पसंद करती, उनकी मात्रा में कमी बेशी करती। आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1, किसी ने मीन मेख न निकाली। यहां तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वो क्यों कर स्वीकार कर सकती थी? कुछ देर तो वो जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया और वो क्रोध में भरी हुई कामतानाथ से बोली, अरे क्या आटा 3 बोरी ही लाए? मैंने तो 5 बोरियों के लिए कहा था और घी भी 5 टीन मंगवाया। तुम्हें याद है मैंने 10 कनस्तर कहा था। बेटा, किफायत को मैं बुरा नहीं समझती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा उसकी ही आत्मा पानी को तरसे। ये कितनी लज्जा की बात है। हम लोगों की सलाह 3 ही बोरी की हुई और 3 बोरे आटे के लिए 5 कनस्तर घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई। लेकिन मैं पूछती हूँ, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है? क्यों नहीं अम्मा, पर अपना हानि लाभ तो हम लोग भी समझते हैं ना। मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूं वो करूं। जाओ अभी जाकर 2 बोरी आटा और 5 टीन घी और लाओ। और सुन लो, आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी, समझे? जाओ। लेकिन अम्मा तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं कहती हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। 4 आदमी बात क्या पूछ लेते हैं, अपने को बड़ा इंतजामकार समझने लगा है। रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है, रो धोकर कहीं दफ्तर चला जाता है, उसमें भी 15 नागों से कम नहीं होते। वो तो कहो साहब उनकी मौत के बाद भी लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कभी का निकाल दिया होता। ओहो अम्मा, बात भी तो सुनो मेरी। क्या बात सुनूं? तुम सब मिलकर मेरी नाक कटवाना चाहते हो। अरे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम हो जाएगी तो। इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए। उस बड़ी बहू को इतना पता नहीं कि कौन चीज कितनी बननी चाहिए और कैसे। कोई चीज बनेगी तो इतनी कि मारी मारी फिरेगी, और कोई चीज इतनी कम बने कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आज वो नहीं है, इसीलिए तुम सबकी बनाई है, मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। अम्मा तुम तो यूं ही खामखा दोष मढ़ना शुरू कर देती। अच्छा अच्छा, जा अपना काम कर। है ये क्या? तिजोरी क्यों खोलती हो बड़ी बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बाजार से जो सामान आया है क्या उसका दाम न दिया जाएगा? कौन चीज किस भाव आई है मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएंगे? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया, मर्दों से पूछो जाकर। मुझे रुपए निकालने का हुक्म हुआ, मैंने रुपए निकाले। मगर तुमसे कहा किसने? कामता ने कहा होगा। ठीक है, वही तो रह गया है अब इस घर का मुखिया। धीरे से बोलो अम्मा, वहां तक आवाज जा रही है। क्या कहेंगे लोग? सारी बिरादरी पंगत में बैठी हुई है और यहाँ तुम। ठीक है, तू नहीं कहेगा मुझे तो कौन कहेगा? अच्छा मैं पूछती हूँ, ये सारी बिरादरी एक साथ पंगत में क्यों बिठाई गई है? आदमी के ऊपर आदमी बैठाए जाएंगे? अरे 2 पंगतों में आदमी बिठाए जाते तो क्या हर्ज होता? यही तो होता कि भोज 12 की जगह 2 बजे समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी है। किसी तरह ये बला सिर से टले और चैन से सोएं। अच्छा करो जो तुम्हारे मन में आए। आज वो नहीं है, इसीलिए इतनी बातें सहनी पड़ रही हैं मुझे। अरे भाई इतनी देर हो गई, पत्तल ही सामने लाकर धर दिए, खाने का पता ही नहीं। आखिर कितनी देर और इंतजार किया जाए? बात यह है कि इन लोगों ने सबको एक ही पंगत में बिठा दिया है ना, इंतजाम कर रहे हैं, जरा देर ही सही। अरे क्या खाली पत्तल ही खाना शुरू कर दे? अभी लो भैया, माफ करना जरा देर हो गई। अरे रंजन, ये राधे कहाँ गया? बड़ा काम चोर है, कहीं बैठे गप्पे लड़ा रहा होगा। अरे खाना परोसने का इंतजाम करो। अरे ले भैया, ले लो ले मालिक ले। इधर इधर देना भाई, इधर भाई, इधर भी देना, इधर भी इधर देना भाई, इधर देना। वाह वाह वाह,
अच्छे वाले खाने में नमक नहीं तो क्या स्वाद। अरे तुम बड़ी नींद में निकालते हो जी। अरे भाई नमक कम है तो मान लो, जरा किसी की इज्जत का ख्याल रखो। जरा नमक देना भाई। अरे अब यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ नमक दे आओ ना, कि मैं जाऊंगी वहाँ। जा रही हूँ। ठीक है, अब नमक पिस रहा है, पहले से नमक भी ना पीसा गया। और काम क्या कम थे? लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम तो था नहीं। जरा नमक देना भाई। अरे पानी इधर देना, पानी इधर। रायता दिया ही नहीं। वो जरा रसेदार सब्जी देना, ठंडा लाओ। अरे हमको लड्डू देना भूल ही गए। अरे पूड़ी देना, पूड़ी पूड़ी इधर भी देना, पूड़ी इधर भी देना, पूड़ी। अरे पानी क्या चूल्हे पर से गरम करके लाए हो भाई? गरम कर गए। अरे मेहमानों को नल का गरम पानी दिया गया है। ठंडा पानी लाओ भाई। बड़ा खराब है, बर्फ मंगवानी है। किसी को पानी नहीं, किसी को गरम नहीं, किसी को लड्डू नहीं, किसी को मट्टी नहीं। क्यों, पहले से सुधना आई थी इसकी? बर्फ जैसी जरूरी चीज भी याद न रही। हाँ, याद कहाँ से रहे, जब किसी को गप्पे लड़ाने से फुर्सत मिले तब ना। मेहमान क्या कहेंगे अपने दिल में कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं है। लाओ भी, पैसे देर हुई जा रही है। लाते ही लाऊंगी, मशीन तो हूँ नहीं कि। अच्छा लाओ। अरे ये क्या, ये भिंडी की तरकारी में देखना क्या है दादा? तो वो इन लोगों ने आंखें बंद करके तरकारी बनाई है। भिंडी की तरकारी में ये देखो भाई, ये हाय राम, ये बड़ी बहू, जरा देखो तो क्या हुआ। मेहरी को बुलाकर पूछो। वो खड़े तो हैं, उनसे पूछ लो। लल्ला, क्या बात है? ये क्या हुआ? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? मुझे क्या मालूम। मेहरी, ओ मेहरी, अरे ये लोग क्यों जा रहे हैं? तो बताए मालकिन, उस सब्जी रही ना, वो मरी हुई चूल्हा निकली। हाय राम, अब आगे भोज कराने चले थे। इस फुहड़पन की भी कोई हद है? कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों ना उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा भला? सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया और बदनामी हुई सो अलग। लेकिन तुम लोगों को क्या, किसी की शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर का मरजाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। अब तुम्हारे दरवाजे पे कोई थूकने भी ना आएगा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई। लेकिन क्या अब उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है। किसी की जान तो नहीं मारी जा सकती। ठीक है, मैं ही अभागन हूँ जो मुझे ये दिन देखने को मिला। अब हम क्या जानते थे कि कुमुद बीबी से इतना सा भी काम न होगा। उन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डाल दी। अब बताओ, इसमें हमारा क्या दोष है? बेकार की बातें मत करो जी। इसमें न कुमुद का कसूर है, न तुम्हारा और न मेरा। अरे संयोग की बात है, बदनामी भाग्य में लिखी थी सो मिली। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी भर तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना हो ही जाती है, पर इसमें जगहंसाई और नाक कटाई कैसी? तुम खामखा जले पर नमक क्यों छिड़कती जा रही हो? शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहयाई की बातें करते हैं। शर्माऊं क्यों? क्या किसी की चोरी की है? चीनी में चींटी और आटे में घुन ये देखे नहीं जाते। पहले हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। क्या बकता है कामता, खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। तुम भी क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? अरे इन बातों से कहीं धर्म जाता है? ये धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए थे, इनमें से ऐसा कौन है जो भेड़ बकरी का मांस नहीं खाता है? हे राम, हे राम, अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे भाव आने लगे तो फिर धर्म की रक्षा भगवान करे। जाओ, जाकर अपने धंधों से लगो, सो गाओ, ऐश करो। तुम्हें चिंता काहे की? जिन्हें है उन्हें है। राम राम राम। भाई दादा की बात दादा के साथ गई। मुरारी पंडित बुद्धिमान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को पैसे पर बेचे वो नीच है।
ऐसे नीच के साथ हम कुमुद का विवाह सेंत में भी नहीं करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। मैं तो यही कहूंगा कि उसे बताओ धता और किसी दूसरे की तलाश करो। और फिर हमारे पास कुल 20,000 तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 ही तो आते हैं। अगर 5,000 दहेज में दे दें और 5,000 नेग न्यौछावर गाजे बाजे में उड़ा दें तो हमारी तो भाई बधिया ही बैठ जाएगी। और फिर मुझे भी अपनी डिस्पेंसरी खोलने में कम से कम 5,000 की जरूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई नहीं दे सकूंगा। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर तो घर से ही खाना पड़ेगा। मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 का कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे पास होंगे तो कोई ना कोई इतने का साझेदार मिल ही जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर ही अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकेगा। अजी राम भजो, सेठ में कोई लेख तो छापता नहीं, रुपए कौन दे देता है? नहीं भैया, ये बात नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी लिए नहीं लिखता। भाई मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कहता, तुम तो थोड़ा बहुत मार ही लाते हो। अरे लेकिन उनसे पूछो जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता। खैर अब इसे छोड़ो, जो बात कह रहे थे वो तो पूरी करो। मुझसे पूछो तो मैं तो ये जानती हूँ कि अगर कन्या भागवान हो तो दरिद्र घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। ये तो नसीबों का खेल है। और फिर इसी साल हमें सीतानाथ का भी तो ब्याह करना है। मेरे विवाह की आप चिंता न करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊं विवाह का नाम भी न लूंगा। और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। देश को आज काम करने वाले नवयुवकों की बहुत जरूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर सकते हैं। सब बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ लिए जाएं। लेकिन उनसे नाता न तोड़ने के माने हैं 10,000 रुपए। तो क्या हुआ, मैं जो अपने हिस्से के रुपए देने को कह रहा हूं। और बाकी 5,000? और इसके लिए मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। अगर वे 3,000 से संतुष्ट हो जाते हैं तो 5,000 में बड़ा अच्छा विवाह हो सकता है। सुन रहे हैं भैया इसकी बातें? इसे क्या पता। अरे इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुरारी पंडित से कोई हमारा बैर नहीं। ये रुपए दे रहा है, खर्च कीजिए। बल्कि हमें खुशी हो रही है कि हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। और फिर इसे अभी कोई रोजगार करना नहीं है, सरकार से वजीफा मिलता ही है। पास होने पर कहीं न कहीं जगह भी मिल जाएगी। हम लोगों की हालत तो ऐसी है नहीं। लेकिन इसे अभी ये क्या मालूम कि समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए, तो उस वक्त सफर की तैयारी में ही 4-5 हजार रुपए लग जाएंगे। तब किसके सामने हाथ फैलाता फिरेगा? मैं नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इसकी जिंदगी नष्ट हो जाए। क्यों सीता, तुम ही बताओ, क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो हाँ, ऐसा हुआ तो बेशक मुझे भी रुपए की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा हुआ क्यों कहते हो? लेकिन वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनकी सिफारिशें मुझे कौन पूछता है? अरे लेकिन कभी कभी सिफारिशें धरी की धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। देखिए, तो फिर आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। लेकिन मुझे यहां तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत जाऊं या न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जरूर जाए। ओहो, तुम ये क्यों सोचते हो कि अच्छा घर दहेज देने से ही मिलता है? जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा कि ये तो नसीबों का खेल है। सो भाई मैं तो ये चाहता हूं कि मुरारीलाल जी को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जिसके घर वाले थोड़े में राजी हो जाएं। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा खर्च करना नहीं चाहता। अच्छा हाँ, ये तो बताओ, वो पंडित दीनदयाल कैसे हैं? बहुत अच्छे भैया। MA BA न सही, जजमानी से अच्छी आमदनी हो जाती है। अरे ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। वो तो मुरारीलाल के नाम से उधार खाए बैठी हैं। वही पुरानी बातें। ये नहीं समझती कि अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन उनको तो कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। भैया एक और बात आपने नहीं सोची, अम्मा अपने सारे गहने कुमुद को ही देंगी। खैर भाई, उन पर तो उनका पूरा अधिकार है। ये उनका स्त्री धन है, जिसे चाहे दे सकती हैं। स्त्री धन है तो क्या वे लुटा देंगी? आखिर वो भी तो दादा की कमाई है। किसी की कमाई हो, उस पर तो उनका ही अधिकार है। मैं नहीं मानता भैया, ये सब कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में 4 हिस्सेदार हों और 10,000 के गहने सिर्फ अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, इन्हीं के बल पर वो कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी। आप कहें तो करूं अम्मा से बात? भाई उमानाथ, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। गहने 10,000 से कम नहीं है भैया, देखिए फिर पछताइएगा। कुछ भी हो, मैं तो अनीति में हाथ नहीं डालूंगा। तो फिर ठीक है, आप अलग बैठिए, बीच में भाजी ना मारिएगा। हाँ हाँ, मैं अलग ही रहूंगा। और तुम सीता? मैं भी अलग रहूंगा।
अच्छा दया, तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो? अरे चाहना क्या, मैं फिर आपके साथ, समझिए। अरे क्या बात है, तुम दोनों ऐसे घबराए हुए से क्यों हो? कुछ नहीं अम्मा, यूं ही बस। यूं ही क्या? अरे कुछ बात तो होगी ही। बात यह है अम्मा कि समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है। कितना ही बचकर लिखो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, अब उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमानत न हुई तो उसके गिरफ्तार हो जाने का डर है, और 10 साल से क्या कम सजा होगी। तो बेटा ऐसे लेख क्यों लिखते हो? जानते हो आजकल हमारे अच्छे दिन नहीं, क्या जमानत टल नहीं सकती? नहीं अम्मा, हाकिम जिला इतना कड़क है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकती थी उसमें कोई कसर नहीं रखी। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उनका स्वभाव तो तुम जानती ही हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। दया को चाहे काला पानी हो जाए, वो एक कौड़ी भी न देंगे। मैंने तो इसीलिए उनसे इसका जिक्र भी नहीं किया। चल मेरे साथ चल, मैं कहती हूँ देगा कैसे नहीं, रुपए इसी दिन के लिए ही तो होते हैं। तुम समझती नहीं अम्मा, उनसे कुछ न कहो। रुपए तो देंगे नहीं, उल्टा हाय हाय मचाएंगे। तो फिर जमानत का और क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें ले जाओ, कहीं गिरो रखकर जमानत दे दो। और हाँ, आज से कान पकड़ो कि पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे जेवर लेकर अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की जेल ही तो होगी, झेल लूंगा। यहीं बैठे बैठे क्या करता हूँ। क्यों कुवाक के मुंह से निकाले हैं? मेरे जीते जी तुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह न झुलस दूंगी। और फिर गहने क्या कोई तुमसे बढ़कर हैं बेटा? आपकी क्या राय है उमा भैया? मैं तो पहले ही कहता था कि अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था? इतनी बड़ी वारदात हो जाए और अम्मा को खबर ना होती। मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता। मगर अब क्या करना चाहिए ये मैं खुद निर्णय नहीं कर सका। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ, और ना ये कि अम्मा के गहने गिरो रखे जाएं। ओहो, क्या तुम ये सोचते हो कि गहने मुझे तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो अपने प्राण तक तुम पर न्यौछावर कर दूं, गहनों की बिसात ही क्या है। अम्मा कुछ भी हो, गहने तो मैं न लूंगा। तुम्हारी सेवा तो रत्ती भर न की, गहने कैसे उठा ले जाऊं? मुझ जैसे कपूत को तुम्हारी कोख से जन्म ही न लेना चाहिए। बस बस रहने दे। देख, मैं कह देती हूँ, अगर यूं न लेगा तो मैं खुद ही कहीं गिरो रखाऊंगी इन्हें, और जमानत भी दे आऊंगी। अगर इच्छा हो तो परीक्षा भी ले ले। हाँ, आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती रहूंगी तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंखों से नहीं देख सकता। अब तो हमारे लिए कोई रास्ता ही ना रहा दया। चलो, क्या हर्ज है, ले लो। मगर याद रखो, जो ही हाथ में रुपए आए पहले गहने छुड़ाने पड़ेंगे। हम सब कितने अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए थी उसका शतांश भी नहीं रखते। तो फिर आपकी भी यही इच्छा हुई कि मैं अम्मा से गहने ले लूं? अरे हाँ हाँ, इससे क्या पूछे है। ठहर, मैं अभी लाई निकाल के। देखो जी, अम्मा को जरा सा खुश रखोगी तो जो कुछ है सब निकाल कर दे देंगी। मगर तुम्हारी समझ में तो कुछ आता नहीं, जरा जरा सी बात पर अम्मा को नाराज कर देती हो। जब देखो तुम मुझी को दोष देने लगते हो, ये नहीं देखते कि उनका मिजाज कितना चिड़चिड़ा हो गया है। बात बात में तो चिढ़ जाती हैं। अजी, तुम उनके चिढ़ने की परवाह मत किया करो। ये सोचो कि पल भर की चुप्पी साथ लेने में अपना कितना काम बनता है। ले बेटा, ये ले, इससे काम चला तू।
3 महीने और गुजर गए। मां के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल न दुखाएं। अगर थोड़े से शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की, पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल बिछाते कि वो सरल हृदया उनकी बातों में आ जाती और हर काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वो उसे बेचने पर राजी हो गई। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में एक मत ना हो सकी। मां पंडित मुरारीलाल पर जमी हुई थी, लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन इसी बात पर आपस में कलह हो गई। मैं कहती हूँ माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है। तुम्हें 16,000 का एक बाग मिला, 25,000 का एक मकान, 20,000 नकद। क्या इसमें 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? अम्मा, कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है। आप तो 2-4 साल में प्रस्थान कर जाएंगी, पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा। हम यथाशक्ति कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उसका अमंगल हो। लेकिन हिस्से की जो बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जीवित होते तब की बात और थी। वो उसके विवाह में चाहे जितना खर्च करते, कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता था। लेकिन अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना भला कहां की बुद्धिमानी है। 5,000 क्यों भैया, 10,000 कहिए ना। नहीं नहीं, मैं 5,000 ही कहूंगा। एक विवाह में 5,000 खर्च करने की हमारी तो भाई हैसियत नहीं है। तो फिर मैं भी तुझे बताए देती हूँ कि विवाह तो मुरारीलाल के लड़के से ही होगा। बेटों वाली विधवा। नाट्य तरंग में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की मूल कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। आज आपने सुना इसका पहला भाग। रेडियो नाट्य रूपांतरण विनोद शर्मा का था और निर्देशन मुख्तार अहमद का। कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।